भारत का भूगोल। भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कहीं पर पहाड़, पठार, नदी, गड्ढा, कहीं पर सपाट मैदान, कहीं पर प्राचीन पठार हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है और 10.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी क्षेत्र, 43% मैदानी भाग। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी है तीसरा नंबर है प्रायद्वीपीय पठार, डी है तटीय मैदान, ई है भारतीय द्वीप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत में कई पर्वत श्रेणियां हैं, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। विस्तार सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर लंबी तथा 6000 मीटर ऊंची। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 इसी पर्वतमाला पर हैं। पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय 600 मीटर ऊंचा है। बृहद या आंतरिक हिमालय 6100 मीटर ऊंचा है। लघु या मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई है 300 मीटर। शिवालिक हिमालय 1000 से 2500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर आदि श्रेणियाँ आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। K4 गैसरब्रूम प्रमुख चोटी है। काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर हैं, जिसे सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, बियाफो ग्लेशियर 63 किलोमीटर, वाल्टोरो ग्लेशियर 62 किलोमीटर, हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर। काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, जबकि दक्षिणी पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित है। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ पर टर्सीरो से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है, जिसका फिगर आप यहाँ नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय इस महान सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है। यहाँ सदा हिमाच्छादित होते रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विस्तार इसका नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में, एम्टी एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट की चामोलुंगमा सागर माथा भी कहते हैं इसे। एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भारत में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम व गंगोत्री हिमनद और सिक्किम में जेमू हिमनद, इसकी लंबाई 20 किलोमीटर। सामान्य हिमालय की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर होती है। यहाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे हैं। कश्मीर में जोजिला व वुर्जिला बृहद हिमालय की चोटियाँ, जिनका फिगर आपको नीचे दिया हुआ है। नंगा, कामेट, नंदा, उसके बाद से नामचा, ये
अन्य चोटियाँ हैं। यहाँ नोट, कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपुच्छ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। लघु या मध्य हिमालय औसत ऊंचाई 1800 से लेकर के 3000 मीटर तथा इसकी चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। यहाँ पर पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली पर्यटक स्थल हैं। ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग व सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। प्रमुख घाटी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, शिवालिक हिमालय, इसे उप हिमालय या वाह्य हिमालय या नवीन हिमालय या पदस्थली भी कहते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में डाफला, अवीर मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसे पश्चिम में दून यानी देहरादून, पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार कहा जाता है। यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूर्व में आराकाम पर्वत से मिल जाती है। शिवालिक की दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग अंडमान है। सुलेमान और आराकाम अंडमान यह ट्रांस हिमालय है। सबरचून या हिंज लाइन इसे कोई कहा जाता है। अनुप्रस्थ घाटी यानी बृहद हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। अनुदैर्ध्य घाटी यानी मध्य हिमालय मेन सीमांत दर्रा शिवालिक हिमालय। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। सर सिडनी बुराड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया। यह विभाजन घाटियों की आधार मानकर किया गया। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसका विस्तार सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग है। इसकी लंबाई 56 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जासफ्रान की खेती होती है। करेवा चिकनी चट्टानी मिट्टी है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, विस्तार सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य का पश्चिम भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा नंदा देवी की कुमाऊं का सर्वोत्तम शिखर है। नेपाल हिमालय विस्तार काली नदी तथा महानदी, विस्तार 800 किलोमीटर। असम हिमालय विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान विशाल मैदान कहलाता है। कुल क्षेत्रफल है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इसीलिए यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र भी है। उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन मुख्य 6 भागों में किया जा सकता है। भाबर, तराई, बांगर, खादर या कक्षारी, रेह या कलर, डेल्टा। भाबर प्रदेश यह शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े जलोढ़ पंख का निक्षेप करती है, जिसे भाबर नाम दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए नहीं है। यह नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहाँ भाबर की लुप्त नदियाँ फिर से
भूतल पर प्रकट हो जाती हैं तराई प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर अधिकांश भाग दलदल होता है। यहाँ पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ मच्छरों का प्रकोप होता है। कांप प्रदेश, कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली सख्त चिकनी मिट्टी की भांति होती है। इस मिट्टी को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। खादर मिट्टी या बांगर मिट्टी प्रदेश, खादर मिट्टी प्रदेश, यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। इस नदियों का बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इसका रंग हल्का तथा बालू व कंकड़ युक्त है। बांगर मिट्टी प्रदेश, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस मैदान के अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ नदियों को बाढ़ को जल नहीं पहुँच पाता है, अतः यहाँ पुरानी काप मिट्टी ही पाई जाती है। रेह मृदा यानी बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहीं पर कहीं कहीं एक नमकीन परत या सफ़ेद परत बिछी हुई होती है। इसे ही रेह या कलहर कहते हैं। यह यूपी या हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में पाई जाती है। डेल्टा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने को निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। ये हिमालय है, ये भाबर है, ये तराई है, ये खादर है, ये रवि वैली, रिवर वैली यानी नदी घाटी है। आइए पेज नंबर 4 देखते हैं। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। सिंधु तंत्र का मैदान, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित किए गए मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इन पांचों नदियों का संगम पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पर होता है। भारत में पंजाब व हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र सिंधु और झेलम का दोआब, सिंधु सागर दोआब, झेलम और चिनाब का दोआब, चाज दोआब, चिनाब और रावी का दोआब, रचना दोआब, रावी और ब्यास का दोआब, ऊपरी दोआब यानी वारी दोआब, ब्यास और सतलज का दोआब, विस्त दोआब। गंगा का मैदान, यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी निक्षेप किया द्वारा बनाया जा गया है। इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है। प्रतिवर्ष हजारों टन मिट्टी यहाँ लाकर निक्षेप करती है। भू आकृतिक दृष्टि से बंगर और खादर इसके दो भाग हैं। मैदान को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान यानी दिल्ली से इलाहाबाद, पश्चिमी यूपी। मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से मरक्का, यूपी और बिहार दोनों सम्मिलित हैं। निम्न गंगा का मैदान गंगा को डेल्टाई प्रदेश यानी बिहार और बांग्लादेश। ऊपरी गंगा का विस्तार पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में विस्तृत। पश्चिमी में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा है। उत्तरी गंगा के मैदान का प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा। मध्य गंगा का मैदान विस्तार, यह उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग से परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित है। कोसी नदी इसका उदाहरण है। निम्न गंगा का मैदान विस्तार हिमालय की तलछटी से लंबाकार गंगा के डेल्टा तक पश्चिम बंगाल में है। इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वत द्वीप एवं तराई का क्षेत्र द्वारा कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं। यह 3 ओर से पर्वतों से तथा
पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। मिट्टी की भारी जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। ऐसा ही नहीं, एक द्वीप असम में माजुली द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। भारत का भूगोल प्रायद्वीपीय पठार खान सर जी के द्वारा पढ़ाया गया ये नोट्स है, जो मानचित्र के विशेषज्ञ हैं। प्रायद्वीपीय पठार, चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। यह 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत पहले मकर रेखा पर था। यह एक साल में 5 सेंटीमीटर खिसकता है। धीरे धीरे भारत खिसकता गया और जाकर टेथिस सागर से टकरा गया और वहाँ हिमालय का निर्माण हुआ। जब वह टकराया तो वहाँ गड्ढा हो गया। हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकली और जितना कंकड़ पत्थर लाई वह उसे गड्ढों में भरती गई। मैदानों का निर्माण। जब भारत अरब सागरीय प्लेट से टकराया तो भयंकर भूचाल आया और इतनी ज्वालामुखी फूटा कि कई लाख सालों पर ज्वालामुखी फूटता रहा और लावा की कई परत बिछ गई, जिसे ट्रैफ कहते हैं। और वह लावा की परतें जितनी मजबूत हो गई थी वो बेसाल्ट बन गया, जिससे वह इतनी मजबूत हो गई कि इसके अंदर भूकंप आता है तो यह नीचे ही दम तोड़ देता है। इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास नहीं होता। इससे सबसे ज़्यादा लावा महाराष्ट्र के पास निकलते थे। इसका मतलब जब यह टकराता रहा तो इससे पहले ही यह प्रायद्वीपीय पठार तीनों से था। यहाँ के सब जानवर और पेड़ पौधे दक्कन ट्रैप के नीचे दबकर मर गए, लेकिन झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लावा नहीं गिरा है जितना वहाँ पर गिरा था। लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में देखी जाएगी, इसीलिए महाराष्ट्र में खुदाई करना कठिन है, लेकिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में खुदाई करना आसान है। इसी कारण यहाँ खनन करके कोयला निकाला जाता है। महाराष्ट्र में भी खनिज होगी, लेकिन वहाँ खनन करना बहुत ही कठिन है। कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरा होगा और वहाँ जो जलीय जीव तैर रहा होगा वो सब वहाँ दबकर मर गए होंगे और वही जलीय जीव आगे चलकर पेट्रोलियम बने होंगे। इसी कारण वह अरब सागर में खनन करेंगे तो वहाँ से भी पेट्रोलियम अवश्य ही निकला होगा। अरब सागर में एक जगह बॉम्बे हाई है जहाँ से भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम निकलता है। इसका मतलब जैसे ज़मीन महाराष्ट्र की होगी वैसे ही ज़मीन अरब सागर के नीचे का होगा। जब वहाँ विस्फोट हो रहा था तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र ऊंचे होते गए और इसके अगल बगल के क्षेत्र की ऊंचाई कम होती गई। इसी तरह ऊंचाई कम होना और समुद्र में जाके मिल जाना ही घाट कहलाता है, इसीलिए इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। उत्तर के दक्षिण की ओर तुलना करें तो दक्षिण का भाग ऊंचा है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कर्बी एंग्लो पठार तक है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। यह प्राचीनतम भूभाग पैंजिया का एक हिस्सा है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सामान्य प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से नष्ट है। दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर
है जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपवाद हैं क्योंकि इसके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। केंद्रीय उच्च भूमि, इसका मतलब है केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालमपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है। यह प्राचीनतम मोड़दार अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसीलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। गोरान घाट सिरोही एवं जालौर को उदयपुरा से जोड़ता है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जबकि अन्य शिखर कुंभलगढ़ है। मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली वनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। वनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर का पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ का पठारी क्षेत्र तक है। यहाँ बेसाल्ट की चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ, इसीलिए मालवा का पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। चंबल, नर्मदा व ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपर्दन में से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार ग्वालियर के विस्तार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा व महोबा तथा प्रदेश के 7 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर व विदिशा आते हैं। यहाँ के ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें संरचना में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा महाखंडों के उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। विंध्यन श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
बिहार छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोवट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडारण की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे मुख्य जल विभाजक भी है। क्योंकि यहाँ गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। सतपुड़ा श्रेणी यह भारत के मध्य भाग में स्थित है जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम में से पूर्व में राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, इसकी ऊंचाई 1065 मीटर है। कुछ अन्य स्रोतों में इसकी कई अन्य ऊंचाइयां दी गई हैं। यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। पूर्वी पठार इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार मुख्य झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आते हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में शामिल किया जाते हैं। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग के पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। रांची के पठार के निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट की चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीपरूपीय स्थलाकृति को पाटभूमि यानी पाटलैंड कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य में है जिसका निर्माण अवतलन या धंसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है। यहाँ स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार रांची पठार से अलग होता है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ विश्वनाथ, हस्तो, मांडईव आदि प्रवाहित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। अतः यह भारत की मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है लेकिन खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। भारत में टीन धातु दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धंसाव की प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसीलिए इसे राजमहल गारो गैप कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। डेल्टाई मैदान में पिट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस मैदान में पाए जाने वाला सुंदरबन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में से एक है।